सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। हम इस क्लास में देखेंगे जो क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 इसका लास्ट टॉपिक है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो पीओपी के बारे में अपन पढ़ना चाहेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिए ध्यान से। अम्ल क्षारक एवं लवण का लास्ट टॉपिक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको अपन कहते हैं। अगर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र की बात करूंगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा भैया CaSO4 डॉट हाफ H2O, मतलब आधा H2O। ठीक है, आपके कैल्शियम सल्फेट के साथ में आधा जल का अणु जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन कहते हैं हाफ, है ना। हाफ हाइड्रेट भी कह सकते हैं, ठीक है, हेमी हाइड्रेट भी कह सकते हैं, इसको आधा अर्ध हाइड्रेट भी कह सकते हैं। अब देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला है, इसको अपन बनाते कैसे हैं, तो इसको पढ़िए ध्यान से। जिप्सम का सूत्र होगा CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, जिप्सम का सूत्र क्या है, ये जिप्सम है आपका, ठीक है, ये जिप्सम का सूत्र है, इसको याद रखिए भैया। जिप्सम का सूत्र हो जाएगा CaSO4 डॉट 2H2O। इसको अपन ने कितना 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, ये तापमान है, उस पर गर्म करने पर यह जल के अणु को त्याग करके जल उसमें से बाहर निकाल देगा एंड कैल्शियम सल्फेट, यानी कि ये वाला कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट मतलब हाफ H2O बनाता है। सिंपल लॉजिक है। अब ये पास जिप्सम पड़ा हुआ है, उस जिप्सम को अपन को कितना गर्म करना है भैया, तो इसको अपन को गर्म करना है 373 केल्विन तापमान पर गर्म करना है, डेल्टा हीट करना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ साइड में, गर्म करना है। तो यहाँ पर आपका बनेगा क्या, तो बनेगा आपका एक तो CaSO4, तो ये तो बनेगा इसे, ठीक है, CaSO4 एंड यहाँ से 2H2O में से आधा H2O इसके पास रहेगा, तो आधा H2O इसके पास रहेगा प्लस अब कितना H2O बचा, देखिए 2 H2O थे, उसमें से आधा निकल गया, तो कितना बचा, डेड। तो जो डेड H2O होता है वो अलग हो जाता है, तो डेड H2O होगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको प्लस को यहाँ पर कर देता हूँ, और ये है आपका POP, ये मिल गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है ये आपका POP, ठीक है, पॉप भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर समझिए ध्यान से, यदि अपन जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तो ये जिप्सम होता है, उसमें से जो जल के अणु होते हैं वो निकल जाते हैं एंड आपका बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब अपन क्या करते हैं, यदि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ठोस अवस्था में मिलता है, ठीक है, हालांकि ठोस अवस्था में सफ़ेद चूर्ण के रूप में मिलता है, अब उसके अंदर अपन क्या करते हैं, जल ऐड कर देते हैं, तो ये वापस क्या कर लेता है, जिप्सम के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अगर अपन क्या करते हैं, पढ़िए इसको, यह सफ़ेद चूर्ण होता है, ये वाला आपका सफ़ेद चूर्ण है, जो जल में मिलाने पर यह पुनः वापस से जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। अगर इसकी रिएक्शन वापस देखेंगे तो क्या होगा, उल्टी हो जाएगी। सिंपल है कि आपके पास था भाई साहब CaSO4 प्लस CaSO4 हाफ H2O, उसमें अपन ने जो जल निकला है उतना ऐड कर देंगे वापस, तो भैया बल्ले बल्ले क्या हो जाएगा, CaSO4 मिल जाएगा, CaSO4 2H2O अर्थात जिप्सम। तो यहाँ से दोनों तरह से फायदे हैं भैया, इस हाथ में जाएंगे तो भी लड्डू मिलेगा, इस हाथ में जाएंगे तो भी लड्डू मिलेगा। ठीक है, जिप्सम था, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस जल ऐड कर दिया, तो वापस ये बन गया क्या, जिप्सम। ऐसा ऐसा चलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर अपन देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो 3 उपयोग हैं जो कि मस्त है ना।
देखिए पहला उपयोग है डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करता है। भाई साहब जो टूट जाती है हड्डी है ना, कहीं गिर जाते तो हड्डी टूट जाती है ना, ऐसे लंगड़ा के जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है उसको सीधा रखने के लिए सपोर्ट के रूप में किसका प्रयोग करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करता है। देखिए समझिए ध्यान से, हड्डी होती है उसको सही जगह पर स्थिर रखना है ना, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, पीओपी या पॉप का प्रयोग करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करेंगे। ठीक है। सेकेंड, खिलौने बनाने के लिए छोटे छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करेंगे। एंड सजावट का सामान बनाना है तो भी अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करेंगे, ताकि इसको अच्छे से मतलब सजावट के लिए इसका प्रयोग करेंगे, अच्छी वाली डिज़ाइन वाला। ठीक है। अगर देखा जाए आगे उपयोग, तो सतह को चिकना बनाने के लिए, असम एकदम चिकना चट है ना सतह होती है, इसको चिकना बनाने के लिए भी अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। एंड ये जो टॉपिक है वो थोड़ा इसी से रिलेटेड है, तो पढ़ लीजिए। क्रिस्टलन का जल क्या होता है, तो देखो क्रिस्टलन का जल, वैसे यहाँ पर आपको नाम से देखना होगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि आपके पास जिप्सम होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर जिप्सम होता है, उसको अपन ने गर्म किया तो अपन को किसके क्रिस्टल प्राप्त हुए, पीओपी के। ठीक है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्रिस्टल प्राप्त हुए। अब उस क्रिस्टल में कितने जल के अणु हैं, सॉरी ये लिखा नहीं है भाई, सॉरी भैया, यहाँ पर हाफ H2 है। ठीक है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, सॉरी। ओके ठीक है, तो इसके साथ में कितना H2O के अणु है, आधा। ये आधा H2O का अणु क्या कहलाएगा, क्रिस्टलन का जल। कि भाई साहब उस क्रिस्टल में जल के अणुओं की निश्चित संख्या कितनी है, ये बताता है आपका क्रिस्टलन का जल। ठीक है, अगर इसमें बात करेंगे तो यहाँ पर जिप्सम में आपके क्रिस्टलन जल के अणु कितने हैं, 2। कि वो क्रिस्टल होता है उसके अंदर जल की निश्चित अणुओं की संख्या कितनी है, वही कहलाता है आपका क्रिस्टलन जल। डेफिनेशन को पढ़िए भाई, तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, क्या लवण होगा उसके एक सूत्र इकाई में, मतलब एक सिंगल सूत्र है ना, ऐसा नहीं कि अपने मात्रा बहुत ज़्यादा ले ली, एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को अपन क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके इसमें क्रिस्टलन जल का अणुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CaSO4 5H2, इसमें क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 5। कौन सी है भाई साहब, तो देख लीजिए ये वाली। ठीक है, इसमें देखेंगे Na2CO3 10H2, इसमें कितनी हो जाएगी, 10, जो कि आप देख सकते हैं कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, ओके। इसमें देखिए CaSO4 2H2, इसमें कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जो कि ये नीचे वाली। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्रिस्टलन का जल क्या होता है उसके बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी लवण दे रखा है उसमें कितने जल ऐड हैं कि उस क्रिस्टल के अंदर, तो वो इसके कहलाती है क्रिस्टलन का जल। ठीक है, तो अगर आपने आगे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उन सारे वीडियो को देख लीजिए एक बार, क्योंकि अगर ये आप देख रहे हैं तो फिर आगे वाले भी देखना चाहिए, तब जाके आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। मैंने धीरे धीरे से मतलब छोटे छोटे वीडियो से एक बाई टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं अच्छी तरह से, तो इन वीडियो को देख लीजिए। अब मैंने एक वादा किया था, वो वादा क्या भाई साहब, लव वाला वादा नहीं है इधर। ठीक है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ये चैप्टर है इसमें मैंने कहा था कि जो अम्ल और क्षारक होते उसके मैंने कुछ गुण बताए थे, साथ में क्या होते हैं एग्जाम्पल वगैरह बताए थे, और लास्ट मैंने कहा था तब कि अम्ल और क्षारक होते उनके मध्य अंतर क्या होते हैं, वो मैं लास्ट में सारणी के माध्यम से समझा दूंगा। तो चलिए इसको समझिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फाइनली दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अम्ल एवं क्षारक के कुछ अंतर। ठीक है, तो ये अंतर है खास, जो कि 8 है टोटल। ठीक है, तो पढ़िए ध्यान से एक एक अंतर को। देखिए मैंने यहाँ पर जो क्षारक वाले होते हैं उसको मैंने शॉर्ट में कर दिया है, और जो अम्ल वाले होते हैं ना इसको मैंने अच्छी तरह से लिखा है। तो शॉर्ट वाले थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड बाई सब छोटा है, तो मैंने दोनों तरफ से लिखे हैं, पूरे समय नहीं। तो देखिए ध्यान से, पहला बकचोदी नहीं करते हुए पहला पढ़िए। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा फर्स्ट वाला कि भैया अम्ल जो होता है ना वो नीले लिटमस को लाल कर देता है।
एक ट्रिक मैंने बताई थी जब मैं पढ़ा रहा था फर्स्ट लेक्चर इस टॉपिक का, ठीक है, मतलब इस चैप्टर का। उसमें मैंने एक बताया था मेरे फ्रेंड का नाम जो कि था अनिल। जिन्होंने देखा है उनको समझ में आया होगा, नहीं देखा वो नहीं समझेंगे भाई साहब। तो देखो, अम्ल जो होता है, अ का मतलब होता है अम्ल जो होता है वो नी को यानी कि नीले को लाल सॉरी तो यहाँ पर लाल कर देते हैं। तो यहाँ पर अ से हो जाएगा अम्ल, नी से हो जाता है नीला लिटमस एंड ल से हो जाएगा लाल, ठीक है। तो अनिल से याद रखिए आप कि भाई साहब अम्ल नीले को, अनिल है ना, नीले को लाल कर देते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते जानते हैं आप, ठीक है। क्षारक जो होते हैं जस्ट विपरीत सोचना है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भैया नीले को लाल कर देते हैं तो ये भाई साहब लाल को नीला कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि किसने पत्थर मारा तो वो अपन को भी पत्थर मारेगा, वैसी बात है, ठीक है। और साथ में स्वाद में कैसा होता है, ये खड़वे नहीं कड़वे होते हैं, ठीक है। सेकंड हो जाएगा इसका कि अम्ल होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रदान करते हैं। अम्ल जो होते हैं वो आपके धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं और H2 गैस प्रदान करते हैं, जबकि आपके क्षारक होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं यानी कि OH उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अम्ल फिनोल्फ्थेलिन जो होता है ये एक प्रकार का कह सकते हैं आपका सूचक होगा, ठीक है, फिनोल्फ्थेलिन। तो फिनोल्फ्थेलिन जो होता है उसके घोल का रंग होता है वो नहीं बदलते। कौन नहीं बदलते? आपके अम्ल। देखो जिसके नीचे लिखा है वही करेगा काम, ठीक है। तो अम्ल फिनोल्फ्थेलिन के घोल का रंग नहीं बदलते, तो जबकि आपके क्षारक होते हैं वो फिनोल्फ्थेलिन के घोल का रंग होता है वो गुलाबी कर देते हैं। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि भैया क्षारक होते हैं वो फिनोल्फ्थेलिन के घोल का रंग होते हैं वो गुलाबी कर देते हैं, लेकिन अम्ल होते हैं बिल्कुल कोई छेड़छाड़ी नहीं करते हैं। बाकी अम्ल होंगे वो हल्दी के कागज़ का रंग होता है वो भी नहीं बदलते हैं, लेकिन आपके क्षारक होते हैं वो हल्दी के कागज़ का रंग होते हैं वो भूरा लाल कर देते हैं, ठीक है। सो पांचवा हो जाएगा कि अम्ल होंगे वो मेथिल ऑरेंज के घोल को नारंगी करते हैं। हाँ, अब लाइन पे आया भाई साहब कि आपका जो अम्ल होता है अब जाके कलर बदल रहा है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मेथिल ऑरेंज होता है उसके घोल का कलर नारंगी कर देते हैं, है ना, मौसम्बी नारंगी कर देते हैं, ठीक है। सो क्षारक होते हैं वो आपके मेथिल ऑरेंज का जो घोल होता है उसका रंग होता है वो पीला कर देते हैं, ठीक है। अगला वाला देखिए अंतर, अगले वाला अंतर हो जाएगा कि अम्ल होंगे उसको अपन छुएंगे, स्पर्श करेंगे तो चिकने अपन को नहीं लगते हैं, लेकिन आपके क्षारक होते हैं वो छूने पर चिकने लगते हैं, ठीक है। इसके साथ आपके जो अम्ल होते हैं वो तेलों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन क्षारक होते हैं वो तेलों के साथ अभिक्रिया करेंगे और साबुन बनाते हैं, ठीक है। देन लास्ट एंड फाइनल है आपका पॉइंट 8वां, जो कि अम्ल कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं और CO2 गैस प्रदान करते हैं। जब मैं पढ़ा रहा था क्या कि अम्ल क्षारक के रासायनिक गुण, उसमें मैंने पढ़ाया था कि जो आपके अम्ल होंगे वो कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे और CO2 गैस प्रदान करते हैं, लेकिन आपके क्षारक होते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये कुछ अंतर थे आपके अम्ल और क्षारक के, और इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश होता है और कल से अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि आपका तीसरा चैप्टर है वो, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है।